हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू ज्योमेटिक्स। हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था वो हमने रास्टर डेटा मॉडल देख लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर डेटा मॉडल्स और फिर उसके बाद हम कंपैरिजन देखेंगे दोनों का, रास्टर और वेक्टर डेटा मॉडल्स का, और उसके बाद इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज देखेंगे आज के लेक्चर्स में। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। वेक्टर डेटा मॉडल्स, आपको रास्टर डेटा मॉडल्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो मिल गई होगी और समझ में भी आ गया होगा। अब आज हम वेक्टर डेटा मॉडल्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। वेक्टर डेटा मॉडल कंप्राइजेज डिस्क्रीट फीचर्स। फीचर्स कैन बी डिस्क्रीट लोकेशंस और इवेंट्स, मींस पॉइंट्स, लाइंस और एरियाज। तो हमारे पास जो भी फीचर्स होते हैं उनको डिस्क्रीटली अलग अलग उनको शो करता है वेक्टर डेटा जो होता है। मींस कोई भी इवेंट्स होगा, जो भी हमारे पास फीचर्स होंगे वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वेक्टर डेटा मॉडल्स में, या तो पॉइंट्स के फॉर्म में, लाइंस के फॉर्म में, या पॉलीगन्स मींस एरिया के फॉर्म में। अगर एरिया है तो पॉलीगन्स के फॉर्म में, और कोई पॉइंट है मींस कोई पोल वगैरह है तो जो भी इवेंट है वो पॉइंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। दिस मॉडल यूजेस द जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ पॉइंट, लाइन, पॉलीगन इन वेक्टर मॉडल। द पॉइंट इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट। Point represent anything that can be described as a discrete xy location. Example, hospital, temple, well, etc. तो हमारे पास सबसे जो मेन फीचर है इसके अंदर वो है हमारे पास पॉइंट फीचर। तो पॉइंट फीचर क्या है? जिसकी भी हमारे पास लोकेशन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मान लीजिए किसी हॉस्पिटल की, टेम्पल की, या वेल की या फिर पोल की, किसी की भी चीज़ की आपको किसी भी पॉइंट की लोकेशन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर डेटा मॉडल में? वो है हमारे पास पॉइंट के फॉर्म में। तो सबसे फंडामेंटल ऑब्जेक्ट मीन्स बेसिक जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट वो है हमारे पास पॉइंट फीचर। और लाइन को या फिर पॉलीलाइन हो इज क्रिएटेड बाय कनेक्टिंग द सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स। तो लाइन भी कभी बनती है जब हमारे पास पॉइंट्स को कनेक्ट करते जाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट को, तो जो सीक्वेंस ऑफ पॉइंट से लाइन बनती है। एंड पॉइंट्स आर यूजुअली कॉल्ड नोड्स एंड द इंटरमीडिएट पॉइंट्स आर टर्म्ड एज वर्टिसेज। तो हमारे पास जो लाइन के बीच के जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम वर्टिसेज कहते हैं, और जो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट होता है जिससे लाइन बनती है उसको हम नोड्स कहते हैं। If we know the start and end node coordinates of the each line or polyline, we can compute the length of the line or polyline. तो हमारे पास अगर स्टार्ट और एंड पॉइंट की कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो हम उससे डिस्टेंस या फिर लाइन का कितनी बड़ी लाइन है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला होता ही है अंडर रूट का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन अगर एंड पॉइंट्स की अवेलेबल है तो हम लाइन ऑफ लेंथ निकाल सकते हैं। दे आर यूज टू रिप्रेजेंट फीचर्स डेट आर लीनियर इन नेचर। लाइन से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मीन्स के अगर कोई भी रोड है, रेल लाइन है, या स्ट्रीम है, कोई लेक है, रिवर है, जो भी हमारे पास लीनियर है नेचर में, उसको हम लाइन से शो करते हैं वेक्टर डेटा मॉडल के अंदर। पॉलीगन क्या है? पॉलीगन इज डिफाइंड इन दिस मॉडल बाय ए क्लोज सेट ऑफ लाइंस और पॉलीलाइंस। और पॉइंट से जैसे कि हमारे पास लाइन बनता है, लेकिन लाइन से हमारे पास क्या, पॉलीलाइन से पॉलीगन बनता है हमारे पास। तो कोई भी एरिया है, जैसे कोई पार्क है या फिर हमारे पास बिल्डिंग का टॉप सरफेस रूफ दिखानी है तो वो हमारे पास पॉलीगन से दिखाई जाएगी। या फिर पॉलीगन किससे बनेगा? हमारे पास क्लोज सेट ऑफ लाइन से हमारे पास पॉलीगन बनता है। तो एरियाज आर ऑफन रेफर टू एज पॉलीगन्स। ए पॉलीगन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सीक्वेंस ऑफ नोड्स वेयर द लास्ट नोड इज इक्वल टू द फर्स्ट नोड। तो क्लोज कब होगा? जब हमारे पास जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे एंड हो जाए, तो वो हमारे पास क्लोज पॉलीगन होता है। वो पॉलीगन मीन्स पॉलीलाइंस को क्लोज सेट्स होता है। तो हमारे पास फर्स्ट नोड जो हमारे पास लास्ट नोड से मीट करता है, जो लास्ट नोड है वो फर्स्ट नोड से मीट करता है। तो हमारे पास पॉलीगन तभी कहलाएगा जब वो क्लोज्ड होगा। अगर वो पॉलीगन क्लोज नहीं है तो इसका मतलब तो वो लाइन ही है, पॉलीलाइन कह लो या फिर लाइन कह लो। अगर वो क्लोज हो जा रहा है तो वो एक एरिया कवर करेगा, और एरिया क्या मतलब पॉलीगन होता है हमारे पास। पॉलीगन्स और एरियाज आइडेंटिफाइड एज क्लोज सेट्स ऑफ लाइन्स आर यूज टू डिफाइन फीचर सच एज रॉक टाइप, लैंड यूज, एडमिनिस्ट्रेशन, बाउंड्रीज। तो किसी बाउंड्री के लिए, पार्क के लिए या किसी की बाउंड्री, टोटल जो पॉलीगन क्लोज होता है हमारे पास, क्लोज ऑब्जेक्ट जो अवेलेबल है उनको शो करने के लिए पॉलीगन का यूज किया जाता है हमारे पास, जो एरिया कवर करते हैं। पॉइंट्स, लाइन्स एंड पॉलीगन्स आर फीचर विच कैन बी डिजाइन डेजिग्नेटेड एज ए फीचर क्लास इन ए जी स्पेशल डेटाबेस।
Each feature class pertains to a particular theme such as habitation, transportation, forest, etc. Feature classes can be structured as layers or themes in a database. तो जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है या फिर जो स्पेशल डेटाबेस के लो उसको पॉइंट, लाइन, पॉलीगन में हम शो करते हैं। उसके बाद हर एक चीज़ का पॉइंट का अलग थीम होता है, लाइंस का अलग और पॉलीगन्स का अलग थीम रहता है। मीन्स वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है वो हमने देख लिया अभी, तो उसका अलग थीम रहता है। और उनको लेयर वाइज जो भी हमारे पास डेटाबेस होता है वो लेयर वाइज शो करते हैं। मीन्स फीचर क्लासेस कैन बी स्ट्रक्चर्ड एज लेयर्स और थीम्स इन द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर क्या लेयर वाइज होता है। फीचर क्लास कैन मे बी लिंक्ड टू एन एट्रीब्यूट टेबल। अब हमने राष्ट्रीय डेटा में देखा था कि सेल स्ट्रक्चर जो है वो एट्रीब्यूट की इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, और इसके अंदर क्या हमारे पास पॉइंट, लाइन और पॉलीगन्स के अंदर तो कोई ऐसी सेल बनती नहीं है, तो हमारे पास उसके लिए क्या है एट्रीब्यूट टेबल बनाते हैं। तो एक टेबुलर फॉर्म में हमारे पास एट्रीब्यूट डेटा जो भी पॉइंट, लाइन, फीचर, पॉलीगन्स होते हैं उनके साथ एट्रीब्यूट टेबल भी रहती है, जिससे कि हमारे पास वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट को बताती है। एवरी इंडिविजुअल जियोग्राफी फीचर कॉरेस्पॉन्ड टू ए रिकॉर्ड रो इन द एट्रीब्यूट टेबल। तो जैसे कि एक ये डायग्राम मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, तो उसमें हमारे पास एक एट्रीब्यूट टेबल जो आपको नहीं दिखेगी, लेकिन इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट आईडी मीन्स हमारे पास ये क्या है, ये ब्लू कलर में जो दिख रहे हैं वो आपको पॉलीगन दिख रहे हैं, और जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं वो पॉइंट्स दिख रहे हैं। उसके साथ ये जो रेड कलर में दिख रहे हैं ये लाइन दिख रही है। तो ये हमारे पास वेक्टर डेटा है। उसके बाद हमारे पास ये जो टेबल है वो एट्रीब्यूट टेबल है। मीन्स हमारे पास अगर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको। उसके साथ साथ उसके आगे ये क्या फ़ीचर है इसका, मीन्स किस चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन और उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या है उस ऑब्जेक्ट के, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एट्रीब्यूट टेबल में मिल जाती है। द सिंपलेस्ट वेक्टर डेटा मॉडल स्टोर्स एंड ऑर्गेनाइज द डेटा विदाउट एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग द जियोग्राफिक फीचर आर जनरली कॉल्ड एज द स्पेगेटी मॉडल। तो जो वेक्टर डेटा मॉडल है वो हमारे पास स्टोर करता है और ऑर्गेनाइज करता है डेटा को, लेकिन वो कोई हमारे पास रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश नहीं करता है। मीन्स हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी एट्रीब्यूट टेबल में, लेकिन इस पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के बीच में क्या रिलेशन है, ये पोल है, ये भी पोल है, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं बताता है वो। लेकिन एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में वेक्टर डेटा मॉडल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मीन्स उनके बीच का रिलेशन आपको नहीं मिलेगा। तो उसको हमारे पास जनरली क्या बोलते हैं, अगर कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है तो उस फीचर को क्या बोलते हैं, स्पेगेटी मॉडल बोलते हैं। इन दिस मॉडल लाइन्स इन द डेटाबेस ओवरलैप बट डू नॉट इंटरसेक्ट जस्ट लाइक स्पेगेटी ऑन ए प्लेट। The polygon features are defined by lines which do not have any concept of start and end node or intersection node. However, the polygons are hashed or colored manually to represent something. There is no data attached to it and therefore no data analysis is possible in the spaghetti model. तो स्पेगेटी मॉडल के अंदर क्या होता है कि कोई भी इंटर रिलेशन नहीं मिलता है हमारे पास। तो जो भी चाहे आपके पास पॉइंट हो, लाइन हो या फिर पॉलीगन हो, आपको कोई भी इंटर रिलेशन नहीं मिलता है, तो हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन इनसे एनालिसिस करना पड़ता है वो बहुत दिक्कत होता है उसमें। मीन्स देयर इज़ नो डेटा अटैच टू इट एंड देयरफॉर नो डेटा एनालिसिस पॉसिबल इन द स्पेगेटी मॉडल। जब कोई रिलेशन ही नहीं रहेगा तो हम उसको एनालिसिस या फिर प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है उससे। तो वेक्टर डेटा मॉडल जिसके अंदर रिलेशनशिप हमारे पास कोई है ही नहीं तो वो स्पेगेटी मॉडल कहलाता है। ऐसा नहीं है कि हर एक वेक्टर डेटा में कोई रिलेशन ही नहीं होता है, रिलेशन होता है, लेकिन जिसके अंदर रिलेशन नहीं है वो स्पेगेटी मॉडल होता है। एक स्पेशल पार्ट है हमारे पास वेक्टर डेटा मॉडल का। तो वेक्टर स्पेगेटी डेटा मॉडल है। स्पेगेटी डेटा हमारे पास पॉइंट की इन्फॉर्मेशन है लेकिन इंटरलिंकिंग कुछ नहीं है। और हमारे पास क्लीन्ड स्पेगेटी डेटा है, मीन्स जो फालतू के पॉइंट्स है इसमें से क्लीन करके जो जिससे हमारे पास एक पूरा लिंकिंग बन सकता है। मीन्स अगर हम इनके बीच के पॉइंट्स को भी हटा दें तो ये आपको स्ट्रक्चर मिल ही रहा है। तो ये हमारे पास एक है क्लीन्ड स्पेगेटी डेटा और पॉलीगन्स इन स्पेगेटी डेटा। फिर इनको अलग किया तो हमारे पास एक पॉलीगन डेटा मिल जाएगा आपको। तो इसमें लाइंस क्या क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को, ओवरलैप भी नहीं करती हैं। मीन्स एक दूसरे के ऊपर हो सकती है लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ओवरलैप करती हैं लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो जनरली कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास डेटा बहुत सारा है लेकिन हमारे पास
देखा जाए तो हमने सिर्फ उस डेटा को क्लीन करके रख लिया जिससे कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जा रहा है। अब ये स्ट्रक्चर बन रहा है, इसके अंदर पॉलीगन्स बन रहे हैं, उनको भी अलग कर लिया अगर हमें पॉलीगन की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। लेकिन इन आपस में पॉलीगन्स के बीच में इंटर रिलेशन कुछ ना कुछ नहीं रहेगा, तो वो हमारे पास क्या स्पेक्ट्री डेटा कहलाता है। तो जनरली आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि स्पेक्ट्री डेटा क्या होता है या फिर स्पेक्ट्री मॉडल क्या होता है। बस आपको चीज़ याद रखनी है कि वेक्टर डेटा मॉडल है जिनके डेटा के अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं होता है हमारे पास, चाहे वो डेटा पॉइंट हो, लाइन हो या फिर पॉलीगन हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कंपैरिजन रास्टर वेक्टर डेटा मॉडल्स का। हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर में देखा था रास्टर डेटा मॉडल, और आज हमने पढ़ा है वेक्टर डेटा मॉडल। इन दोनों का कंपेयर किया जाए हर एक पॉइंट का, तो आपको डायग्राम में तो पता ही है कि ये हमारे पास सेल के फॉर्म में स्ट्रक्चर है। मीन्स हमारे पास अगर इसके बैकग्राउंड में देखा जाए, रास्टर इमेज के बैकग्राउंड में, ये रास्टर इमेज है हमारे पास, तो इसके बैकग्राउंड में देखा जाए तो सेल मिलेंगे आपको, जो कि ग्रेड ऑफ सेल्स होंगे, और उसके अंदर जो रेड कलर दिख रहा है उसकी अलग वैल्यू रहेगी, डिफरेंट सेल वैल्यूज होती हैं, और जो मीन्स हर एक ऑब्जेक्ट की अलग डिफरेंट वैल्यू रहती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था कि जो सेल वैल्यू के बेसिस पे हमारे पास ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन होता है। और वेक्टर जो इमेज है हमारे पास, इसके अंदर आपको पर्टिकुलर चीज़ दिख रही है कि कौन सा लाइन है, कौन सा पॉलीगन है, कौन सी हमारे पास पॉइंट्स है हमारे पास। तो डायग्राम के अंदर इमेज देखा आपने, रास्टर इमेज कैसी होती है, वेक्टर इमेज कैसी होती है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर जो होता है रास्टर के अंदर वो सिंपल होता है, स्टोर्ड एज पिक्सल्स और एरे ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटिंग ए डिजिटल नंबर। डिजिटल नंबर मीन्स उनकी सेल वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी, तो वो उसको जनरली डिजिटल नंबर। तो आप कंफ्यूज मत होना अगर आपके क्वेश्चन जो है वो डिजिटल नंबर के ऊपर आ जाए। मीन्स आपको डिजिटल नंबर दे दिया जाए तो मतलब वो सेल वैल्यू है कि हर एक सेल की जो वैल्यू डिफरेंट होती है, मीन्स ऑब्जेक्ट के बेसिस पे होती है, वो डिजिटल नंबर कहलाती है। टोपोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन इज़ डिफ़िकल्ट रास्टर के फॉर्म में, लेकिन वेक्टर क्या हमारे पास कॉम्प्लेक्स है और एंड स्टोर्ड एज XY कोऑर्डिनेट। तो जो भी पॉइंट पर लाइन है फिर पॉलीगन है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो XY के फॉर्म में स्टोर होती है। ऑल्सो रिलेशनल, और हमारे पास रिलेशनल भी रहता है। लेकिन अगर कोई रिलेशन नहीं है वेक्टर डेटा में तो वो हमारे पास स्पेक्ट्री डेटा मॉडल होता है। उसके बाद है हमारे पास स्टोरेज। स्टोरेज किसका ज़्यादा रहेगा? ऑब्वियसली जिसके पास हमारे पास खाली इन्फॉर्मेशन, मीन्स हमारे पास किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन उसके अंदर वैल्यू है। एक हमारे पास सेल स्ट्रक्चर अवेलेबल रहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर तो वैल्यू रहेगी, उस सेल के अंदर अगर नहीं है तो सेल प्रेजेंट रहेगी, वैल्यू नहीं रहेगी। मीन्स जीरो रहेगी या फिर जीरो ही रहती है जनरली, तो इसका मतलब कोई डेटा नहीं है उसके अंदर। तो लेकिन हमारे पास वो उसके अंदर सेल प्रेजेंट है तो वो लार्ज एरिया मीन्स कवर करेगी। तो हमारे पास जनरली लार्ज एरिया किसके अंदर रहेगा? रास्टर इमेज के अंदर रहेगा। और स्मॉल स्पेस किसके अंदर रिक्वायरमेंट रहेगी? वेक्टर डेटा के अंदर रहेगी। डेटा कन्वर्जन स्लो होता है रास्टर का और फास्ट होता है हमारे पास वेक्टर का। एक्सेस क्या है हमारे पास? रिक्वायर हाई कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर एंड डू नॉट रिक्वायर मच हायर कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर फॉर वेक्टर मॉडल या वेक्टर डेटा के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम्स में। तो जो भी आपको ये टेबल दे रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, और आगे जितना भी हम GIS के बारे में पढ़ेंगे वो दोनों रास्टर और वेक्टर ही पढ़ेंगे पूरा। तो आपको ये कंपैरिजन अच्छे से समझना है। उसके बाद हमारे पास एनालिसिस किसके लिए ज़रूरी होती है या फिर किसके लिए ईजी होती है? रास्टर इमेज है हमारे पास तो ईजी फॉर कंटिन्यूस डेटा एंड सिंपल फॉर मैनी लेयर्स कॉम्बिनेशंस एंड इज़ फास्टर फॉर सिंपल एनालिसिस, टेक लेस टाइम इन एनालिसिस। और वेक्टर डेटा मॉडल के अंदर या फिर हमारे पास वेक्टर डेटा अगर अवेलेबल है तो ये कॉम्प्लेक्स होता है एनालाइज करना। उसके बाद कैपेबल ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पेशल एनालिसिस, स्पेशली नेटवर्क और ओवरले। तो इसके ऊपर ईजी जो है हमारे पास रास्टर इमेज को एनालाइज करना ईजी होता है एज कम्पेयर टू द वेक्टर डेटा। उसके बाद एक्यूरेसी किस में ज़्यादा अच्छी मिलती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकेशन बाय सेंटर ऑफ द सेल, सो नो एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोर देन one feature covered under a cell. Accuracy depends on the size of the cell. High spatial variability like elevation is well represented. तो हमारे पास जब से कि हमने सेल पढ़ा है लेकिन उसका कोऑर्डिनेट जो हम सेंटर ऑफ द सेल मानते हैं, तो ये हम मानते हैं
एक्यूरेट इसलिए हमारे पास इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं है। हम मानते हैं इसको कि जो भी लोकेशन है सेल की वो उसके सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स है वही हमारे पास कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन है। अब मान लीजिए हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन अगर ज़्यादा होता है मीन्स एक्यूरेसी कम हो जाएगी क्योंकि हमारे पास उसकी सेल की जो साइज़ है वो बढ़ जाएगी। तो जो एक्यूरेसी डिपेंड करती है वो हमारे पास सेल के साइज़ पे डिपेंड करती है और एज़ कम्पेयर टू द वेक्टर डेटा मॉडल इसकी एक्यूरेसी कम ही रहती है। रास्टर इमेज की हमेशा आपको वेक्टर डेटा मॉडल के कंपैरिजन में एक्यूरेसी कम मिलेगी। और वेक्टर डेटा मॉडल क्या प्रोड्यूसेस हाई स्पेशल एक्यूरेसी एज द डेटा इज डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीचर आर एक्यूरेट पॉजिटिवली रिलेटेड विद द लार्ज स्केल। विजुअलाइजेशन आउटपुट देखा जाए तो हमारे पास इसके अंदर इमेज जो होती मिलती है वो हमारे पास एकदम सैटेलाइटली इमेज टाइप मिलती है, मीन्स एक फ़ोटोग्राफ की तरह मिलती है क्योंकि पिक्सल्स के अंदर के जो कलर वगैरह होता है करेक्टरिस्टिक वो उस पर डिपेंड करता है वैल्यूज़ पे। तो इससे जो आउटपुट निकलता है रास्टर डेटा मॉडल से वो हमारे पास एक फ़ोटोग्राफ की तरह निकलता है। तो विजुअलाइजेशन या फिर आउटपुट हमारे पास किसका अच्छा मिलेगा, रास्टर इमेज का ज़्यादा अच्छा मिलता है एज कम्पेयर टू द वेक्टर डेटा का। तो विजुअलाइजेशन आउटपुट गुड फॉर इमेज बट पुअर फॉर डिस्क्रीट डेटा एंड नेटवर्क एंड स्मूथ बाउंड्रीज आर नॉट वेल रिप्रेजेंटेड एज नीडेड। तो हमारे पास देखने में जो इमेज का आउटपुट आता है वो रास्टर का अच्छा आता है, लेकिन देखा जाए तो हमारे पास अगर बाउंड्रीज़ का देखेंगे तो बाउंड्री इतनी अच्छे से क्लियरली इसमें नहीं दिखाई देती हैं जैसे आपने इस इमेज में देखा होगा। इसमें अगर आपको बोल दिया जाए कि डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन के बीच की जो बाउंड्री है उसको दिखा दी शो कीजिए तो वो शो नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत देखने में ये इमेज जो है आपको अच्छी लगेगी एज़ कम्पेयर टू द दिस, लेकिन इसके अंदर जो बाउंड्रीज हैं वो क्लियरली शो हो रही हैं। रास्टर इमेज के अंदर बाउंड्रीज जो है क्लियर शो नहीं होती हैं। और वेक्टर डेटा का जो विजुअलाइजेशन और आउटपुट का है वो पुअर फॉर कॉन्टिन्यूस डेटा बट गुड फॉर वेरियस काइंड ऑफ मैप्स। तो ये हमारे पास कंपैरिजन है जो कि इम्पोर्टेंट है हर एक पॉइंट। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टोरेज किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, डेटा कन्वर्जन किसका है, रेट क्या है, और उसके बाद एक्सेस किसको कितनी रिक्वायरमेंट है, एनालिसिस किस में ज़्यादा बेटर होता है, एक्यूरेसी किसकी बेटर है, विजुअलाइजेशन या फिर आउटपुट किसका बेटर आता है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। आगे जितना भी हम पढ़ेंगे या फिर गेट एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ रास्टर एंड वेक्टर डेटा मॉडल। अब हमारे पास कंपैरिजन तो देख लिया और हमने उसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी देख लिए, लेकिन हमने वो क्या ओवरव्यू देखा। अब हम पूरा एक्सप्लेन करके देख लेते हैं कि इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या होते हैं रास्टर डेटा मॉडल के और वेक्टर डेटा मॉडल के। आपको दोनों चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिए कि रास्टर डेटा मॉडल क्या होता है, वेक्टर डेटा मॉडल क्या होता है, बस उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रास्टर एंड वेक्टर डेटा मॉडल फॉर जो स्पेशल डेटा हैज़ टू डाइवर्जेंट व्यूज ऑफ द रियल वर्ल्ड एज वेल एज डेटा प्रोसेसिंग एनालिसिस। तो जो भी रियल वर्ल्ड होता है उसको हम दो तरीके से हम शो कर सकते हैं, या तो रास्टर के फॉर्म में या वेक्टर के फॉर्म में, और जो उनका प्रोसेसिंग और एनालिसिस होता है वो भी डिफरेंट होता है हमारे पास। टू सॉल्व डिफरेंट जी स्पेशल प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली these two models can be used, but for the purpose of GIS applications geospatial data requirement should be determined. In order to understand the relationship between data representation and analysis in GIS, it is necessary to know the relative advantage and disadvantage of the raster and vector models. Both raster and vector models for storing geospatial data have unique advantages and disadvantages. It is generally agreed that the raster model, तो ये लाइन देख लीजिए, इट इज़ जनरली एग्रीड, ये माना गया है कि रास्टर मॉडल इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर इंटीग्रेटिंग GIS एनालिसिस फॉर वेरियस रिसोर्स एप्लीकेशंस। नाउअडेज मोस्ट ऑफ द GIS पैकेजेस आर एबल टू हैंडल बोथ मॉडल्स। तो जनरली माना गया है कि जो भी इंटीग्रेटिंग GIS एनालिसिस करते हैं उसके अंदर कौन सा रास्टर डेटा मॉडल को हम यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू द वेक्टर डेटा मॉडल। एडवांटेजेस क्या है हमारे पास रास्टर डेटा के, डेटा स्ट्रक्चर जो सिंपल होता है, गुड फॉर रिप्रेजेंटिंग कॉन्टिन्यूस सरफेस, लोकेशन स्पेसिफिक डेटा कलेक्शन इज इजी, स्पेशल एनालिटिक ऑपरेशंस आर फास्टर। क्योंकि हमारे पास ये सारे पॉइंट्स ये रास्टर डेटा के एडवांटेजेस के अंदर आते हैं। और हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा आर अवेलेबल, जैसे सैटेलाइट इमेज, फील्ड डेटा या एरियल फोटोग्राफ्स, ये सब हमारे पास रास्टर डेटा के अंदर है।
मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैन बी मेड इन ईजीएस्ट वे ड्यू टू इनहेरेंट नेचर ऑफ रास्टर इमेज। एक तो इसका आउटपुट भी जो आता है वो बहुत अच्छा आता है, मीन्स विजुअलाइजेशन जो होता है वो अच्छा होता है, तो वो भी एडवांटेजेस के अंदर आएगा। उसके बाद हमारे पास डिसएडवांटेज क्या है कि डेटा वॉल्यूम जो होता है बड़ा होता है, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर जो होता है इसका, एरिया ऑफ सेल्स जो होता है वो प्रेजेंट रहता है हमारे पास हर एक इमेज के पीछे, तो वो ज़्यादा वॉल्यूम को कवर करता है और ज़्यादा स्पेस भी चाहिए इसके लिए। पुअर रिप्रेजेंटेशन फॉर पॉइंट्स, लाइन्स एंड एरियाज, मीन्स जो बाउंड्री होती है वो पुअरली विजुअल होती है। कार्टोग्राफिक आउटपुट क्वालिटी में भी लो, कार्टोग्राफिक क्वालिटी जो है वो लो शो होती है इसके अंदर। डिफ़िकल्ट टू इफेक्टिव रिप्रेजेंट लीनियर फीचर्स, डिपेंड्स ऑन द सेल रिजोल्यूशन, हैंस द नेटवर्क एनालिसिस इज डिफ़िकल्ट टू इस्टेब्लिश। तो हमारे पास इसमें जनरली लीनियर फीचर मीन्स किसी की बाउंड्री हो गई, या फिर जो लीनियर फीचर्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे पास इसके अंदर रिप्रेजेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और उनका एनालिसिस भी डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हमारे पास इसके अंदर जो रास्टर डेटा मॉडल होता है उसमें हम नेटवर्क एनालिसिस नहीं करते हैं और बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको करना। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफ़िकल्ट विच समटाइम्स कॉज डिस्टॉर्शन ऑफ द ग्रिड सेल शेप। जब हम एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में सिस्टम में चेंज करते हैं तो डिफ़िकल्ट होता है हमारे पास का। उसके बाद हमारे पास सफ़र फ्रॉम मिक्स्ड पिक्सल प्रॉब्लम एंड मिसिंग और रिडंडेंट डेटा एंड रास्टर इमेजेस जनरली हैव ओनली वन एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू फॉर ए फीचर और ऑब्जेक्ट, देयर फॉर लिमिटेड स्कोप टू हैंडल द एट्रीब्यूट डेटा। तो हमारे पास जैसे कि वेक्टर डेटा में हमारे पास पूरी टेबल के अंदर डेटा रहता था एट्रीब्यूट डेटा, तो हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते, कैरी कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है जनरली एक ही एट्रीब्यूट डेटा रहता है हमारे पास, या फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जो रहती है वो वन ही रहती है, तो हमारे पास लिमिटेड डेटा को हम हैंडल करते हैं रास्टर इमेज के अंदर। उसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस हैं वेक्टर डेटा के, जिसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू द रास्टर। लेकिन रास्टर जो सिंपल है, ईजी है और विजुअलाइजेशन भी अच्छा रहता है हमारे पास रास्टर इमेज का। तो वेक्टर डेटा के एडवांटेजेस भी देख लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर इज मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, मीन्स ये इसका एडवांटेजेस है। डेटा कैन बी रिप्रेजेंट विद गुड रेजोल्यूशन, इट कैन क्लियरली डिस्क्राइब टोपोलॉजी, हैंस गुड फॉर प्रॉक्सिमिटी एंड नेटवर्क एनालिसिस। जैसे कि उसमें लाइन शो नहीं होती थी तो नेटवर्क एनालिसिस नहीं करते थे, लेकिन वेक्टर डेटा को यूज कर सकते हैं हम नेटवर्क एनालिसिस के लिए। उसके बाद हमारे पास स्पेशल एडजस्टमेंट फॉर द डेटा इज ईजी विद यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्निक्स सच एज रबर शीटिंग अफाइन। फिर ग्राफिक आउटपुट इज स्मॉल स्केल, इन स्मॉल स्केल एज वेल एज लार्ज स्केल गिव्स ए गुड एक्यूरेसी जो होती है वो ज़्यादा होती है। जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ एंटिटीज एक्यूरेट, जियोग्राफिक लोकेशन क्योंकि हमारे पास जो भी पॉइंट होता है उसके लोकेशन उसी पॉइंट को ही शो करता है। उसके अंदर क्या है, हमारे पास सेल के सेंटर को हम कोऑर्डिनेट या लोकेशन मान के चलते थे, तो उसमें एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आती थी। उसके बाद हमारे पास मॉडर्नाइजेशन एंड जनरलाइजेशन ऑफ एंटिटीज आर पॉसिबल, easy handling of attributed data, coordinate transformation techniques such as linear transformation, similarity transformation and affine transformation could be easily done। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन भी ईजिली हो सकता है वेक्टर डेटा के अंदर एज कम्पेयर टू द रास्टर डेटा। उसके अलावा हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी है हमारे पास वेक्टर डेटा के काफ़ी, जैसे कि कॉम्प्लेक्स होता है, इसका डाटा स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स ईजी है ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अगर आप इसके अलावा आप टेबल जो पढ़ोगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है जो कंपैरिजन किया गया है, जहाँ पे हमारे पास वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द ये पॉइंट्स पढ़ने से अच्छा है कि वो लिमिटेड पॉइंट्स हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बस वही मैंने उसमें कवर किया है। उसके अलावा वेक्टर डेटा के क्या डिसएडवांटेज है, ओवरली एनालिसिस डिफिकल्ट इन प्रोसेसिंग ऑफन, दिस इनहेरेंटली लिमिट्स द फंक्शनैलिटी फॉर लार्ज डेटा सेट, एग्जाम्पल ए नंबर ऑफ फीचर्स। तो वहाँ पर ओवरले एनालिसिस जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है वेक्टर डेटा के अंदर, या फिर वेक्टर डेटा का ओवरले एनालिसिस करना डिफ़िकल्ट होता है। फॉर डेटा कलेक्शन में भी एक्सपेंसिव, उसके बाद कलेक्शन जो है वो एक्सपेंसिव हो सकता है। हाई रेजोल्यूशन ड्राइंग, कलरिंग, शेडिंग एंड ऑल डिस्प्लेइंग में भी टाइम कंज्यूमिंग एंड अनबियरेबल, क्योंकि हमें इसमें मैनुअली या फिर ऐसे प्रोसेसिंग करना पड़ता है। और उसके अंदर क्या सेल स्ट्रक्चर के
वैल्यू के हिसाब से हम कलरिंग कर सकते हैं और ईजिली रहता है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास उनको कलर करना, ड्राइंग करना, शेडिंग, रिजोल्यूशन के बेस पे वो हमारे पास थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है टेक्नोलॉजी फॉर डेटा प्रिपरेशन इज एक्सपेंसिव, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेशियल वेरिएबिलिटी इज़ डिफ़िकल्ट, स्पेशियल एनालिसिस एंड फिल्टरिंग विद इन पॉलीगन्स इज इम्पॉसिबल। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जिसके मैंने आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस वेक्टर डेटा के, उसके अलावा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज रास्टर डेटा के बताए। लेकिन आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आप ये टेबल पढ़ लोगे तो आगे इतना उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें जितने भी डेटा स्ट्रक्चर, स्टोरेज, डेटा कन्वर्जन, एक्सेस, एनालिसिस, एक्यूरेसी, विजुअलाइजेशन एंड आउटपुट देख लोगे। ये पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो आपको रास्टर वेक्टर डेटा के अलावा इससे कुछ और नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो सिलेबस में है वो हम पढ़ेंगे रास्टर मीन्स स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारे पास स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास रास्टर डेटा स्ट्रक्चर आएगा और वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर आएगा कि डेटा का जो स्ट्रक्चर स्टोर करने का होता है वो कैसा रहता है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट यूनिट में हमारे पास नॉन स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जितने भी ऑपरेशंस बचे हैं, ओवरले, बफर, वो सारी चीज़ें भी हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। तो हमारे पास आज के लिए इतना ही काफ़ी है और नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक है 2.3 स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर। तो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़िए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।